बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 का पोर्शन फिनॉल, जिसमें हमने फिनॉल की प्रिपरेशंस, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस की थी। आज हम फिनॉल की पॉलीमराइजेशन डिस्कस करेंगे और बाद में ईथर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। फिनॉल जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो बेटे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनती है। ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कैटलिस्ट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है तो वाटर एलिमिनेट होगा, तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। OH जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इनकमिंग ग्रुप को या तो वो आर्थो पोजीशंस पर अटैच करता है और दूसरा पैरा पोजीशंस पर। असल में अगर हम इसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि OH जो है वो रेजोनेंसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन रिंग की दो पोजीशंस आर्थो और पैरा पोजीशन, इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ने तो उसी पोजीशंस पर अटैक करना है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से जो बेंजाइल ग्रुप है वो आर्थो पोजीशन पर और दूसरा पैरा पोजीशंस पर क्या होगा, अटैच होगा। तो इसीलिए जब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटे, दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा, एक आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। असल में जब हम nth मॉलिक्यूल फिनॉल के और nth यूनिट ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर इसकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। उसके नतीजे में वाटर एलिमिनेट होता है और एक लार्जर मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे हम पॉलीमर का नाम देते हैं बेकेलाइट का। और ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है जिसकी स्ट्रक्चर आपके सामने ये स्लाइड पर शो की जा रही है कि जब n मॉलिक्यूल फिनॉल nth मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे बेस कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये पॉलीमर बन जाएगा जिसे हम बेकेलाइट का नाम देंगे। और ये पॉलीमराइजेशन कौन सी होगी, कंडेंसेशन, क्योंकि इसमें वाटर की एलिमिनेशन होगी। और इसकी स्ट्रक्चर ये है जो आपके सामने स्लाइड पर शो की जा रही है। बेटे इसके बाद एक प्रॉपर्टी है फिनॉल की कि फिनॉल एसिडिटी शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। और अगर हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें वाटर और अल्कोहल की निस्बत, तो फिनॉल जो है वो मोर एसिडिक होता है किसकी निस्बत, अल्कोहल और वाटर की निस्बत। इसकी वजह ये है बेटे कि फिनॉल की जो कॉन्जुगेट बेस है वो फिन ऑक्साइड आयन है जो स्टेबल है, और उसकी स्टेबिलिटी की वजह जो फिन ऑक्साइड में नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग पर क्या होना शुरू हो जाता है, डीलोकलाइज होना शुरू हो जाता है। बेंजीन रिंग पर जब वो डीलोकलाइज होगा तो उसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इस तरह की जो डीलोकलाइजेशन है वो अल्कोहल और वाटर की कॉन्जुगेट बेस में इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये डीलोकलाइजेशन जो है नेगेटिव चार्ज की बेंजीन रिंग के ऊपर, ये फिनॉल की कॉन्जुगेट बेस को क्या कर देगी, स्टेबल कर देगी। तो हम कहेंगे कि फिनॉल जो है वो मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू अल्कोहल और वाटर। लेकिन ये लेस एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और उसकी वजह इसका डिसोसिएशन जो कांस्टेंट वैल्यू है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो वैल्यू है सॉरी, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से लो होगी। ठीक है, दूसरा ये उतना लिटमस पेपर पर अफेक्ट नहीं करता जितने कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं। एसिड की क्या प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फिनॉल जो है ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करेगा, लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं करेगा जितना कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा। इसी तरह
कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेंगे। लेकिन फिनोल जो है वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि फिनोल जो है वो लेस एसिडिक है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन मोर एसिडिक होगा किसकी निस्बत, अल्कोहल और वाटर की निस्बत। उसकी वजह मैंने पहले आपको बता दी कि अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रांस्टैंड एसिड बेस कंसेप्ट, अगर एसिड स्ट्रांगर है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक है। कॉन्जुगेट बेस वीक होने का क्या मतलब कि वो स्टेबल है। अब फिनोल की अगर कॉन्जुगेट बेस देखी जाए तो वो फिन ऑक्साइडाइन है। फिन ऑक्साइडाइन में जो स्टेबिलिटी आती है वो नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन की वजह से आती है। जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर वो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होना शुरू हो जाता है, डीलोकलाइज होना शुरू हो जाता है। तो उसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनती है। जितनी ज्यादा रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन इस तरह की जो डीलोकलाइजेशन है वो अल्कोहल की कॉन्जुगेट बेस अल्कोक्साइडाइन और वाटर की कॉन्जुगेट बेस यानी कि हाइड्रोक्साइडाइन उसमें इम्पॉसिबल है। तो इसलिए फिनोल मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड वाटर। इसके बाद बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है ईथर। ईथर ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, ईथर लिंकेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ईथर लिंकेज फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड ईथर। अब ईथर का अगर जर्नल फार्मूला देखा जाए तो इसका जर्नल फार्मूला आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, यानी कि अगर ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा कंपाउंड है, ईथर है या फैमिली ऑफ ईथर, फैमिली मेंबर ऑफ ईथर। ईथर का जर्नल फार्मूला आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर। इसमें आर जो है वो अल्काइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है। आर की वैल्यू क्या है, अल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो जो रिमेनिंग स्पीशीज होगी उसे हम अल्काइल ग्रुप का नाम देंगे। अब फॉर एग्जांपल मीथेन है CH4, तो इसमें एक हाइड्रोजन आपने लॉस कर दिया, रिलीज कर दिया, तो जो रिमेनिंग स्पीशीज मिथाइल है वो क्या है, अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, और इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर अल्काइल ग्रुप की वैल्यू सेम है तो जो ईथर है वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल ईथर। अगर आपका ईथर का जनरल फार्मूला आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर है तो दोनों आर की वैल्यू अगर सेम है, दोनों आर मिथाइल है या दोनों आर इथाइल है या दोनों आर प्रोपाइल है या दोनों आर आइसोप्रोपाइल है, तो वो ईथर क्या होगा, सिमेट्रिकल। और अगर एक आर और दूसरा आर जो है वो डिफरेंट है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो वो क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ईथर ऐसे ईथर जिसमें फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड पर नंबर ऑफ कार्बन या अल्काइल ग्रुप जो है अगर वो सेम है तो उसे हम सिमेट्रिकल ईथर का नाम देंगे। और अगर फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड पर आर की वैल्यू अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो वो अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। जिस तरह ये डाईमिथाइल ईथर, इसमें फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड पर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसे हम क्या नाम देंगे, सिमेट्रिकल ईथर। और इस अनसिमेट्रिकल ईथर में दोनों अल्काइल ग्रुप की वैल्यू डिफरेंट है, एक साइड पर इथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पर फंक्शनल ग्रुप के मिथाइल ग्रुप है, तो ये कौन सा ईथर कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। जी बेटे, इसके बाद है नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर को जो हम नॉमेनक्लेचर उसका करते हैं, यानी कि एक तो उसको कॉमन नेम दिए जाते हैं, दूसरे आयोपिक नेम दिए जाते हैं। बेटे कॉमन नेम जो दिए जाते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल ग्रुप दिए जाते हैं कि आपने अल्काइल ग्रुप देखना होता है। जो अल्काइल ग्रुप अगर तो ईथर सिमेट्रिकल है, इसका मतलब उसमें फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप सेम है, तो उसके लिए आप सुफिक्स यूज कर देते हैं डाई, उसके बाद अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर आप ईथर लिख देते हैं। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है, तो फिर पहले किस अल्काइल ग्रुप को नाम देना है, बाद में किसको नाम देना है, वो डिपेंड करता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर पर। ठीक है, अब ये देखें सबसे ऊपर वाली एग्जांपल्स है, इसमें दोनों ईथर जो है वो सिमेट्रिकल है,
तो कितने मिथाइल हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए सुफिक्स यूज करेंगे डाई, डाई, और ये कौन सा ग्रुप है, CH3 मिथाइल, तो मिथाइल आ गया। इसके बाद क्या लिख देंगे, ईथर, तो इसका कॉमन नेम जो बनेगा वो डाई मिथाइल ईथर। अब इसमें देखें फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड पर कौन सा फंक्शनल अल्काइल ग्रुप का, इथाइल, तो कितने इथाइल आ गए हैं, 2, डाई आ गया, इथाइल, और बाद में क्या लगा देंगे, ईथर। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में देखें, एक अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, दूसरा क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल है। तो अब देखें, अब अल्फाबेटिकली एम पहले आता है या पी पहले आता है, अब दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं, तो अब इसमें पहले उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा जो अल्फाबेटिकली क्या होगा, पहले आएगा। तो पहले अल्फाबेटिकली कौन आता है, एम आता है, ठीक है। ABC के रेफरेंस से अगर देखें तो पहले एम आता है, तो मिथाइल का पहले नाम लिख देंगे, उसके बाद प्रोपाइल, और उसके बाद ईथर, ठीक है। तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब IUPAC नेम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नेम है। इसके रेफरेंस से हम किस तरह नाम लिखते हैं, जो स्मॉलेस्ट हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा उसका एंडिंग जो आयल है उसको आप रिप्लेस कर देंगे ऑक्सी के साथ, किसके साथ, ऑक्सी के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे, और बड़े ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप है उसको आप उसके करस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। अब फर्स्ट एग्जांपल में डाइमिथाइल ईथर में दोनों ही अल्काइल ग्रुप सेम है, तो एक को हम जो है वो उसका एंडिंग जो है वो ऑक्सी से रिप्लेस करेंगे, और दूसरे में नंबर ऑफ कार्बन की बुनियाद पर उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, अल्केन में। यानी कि क्या बनेगा, मिथाइल है तो इसका YL खत्म करेंगे ऑक्सी से, तो क्या बन जाएगा, मिथऑक्सी। अब दूसरे मिथाइल में कितनी कार्बन है, एक कार्बन वाला कौन सा अल्केन होता है, मीथेन, तो क्या लिख देंगे, मीथेन, तो क्या बन जाएगा, मिथऑक्सी मीथेन। अब सेकंड एग्जांपल देखें आप, इसमें दोनों ही अल्काइल ग्रुप क्या है, इथाइल है, ठीक है। ये भी सिमेट्रिकल ईथर की एग्जांपल है। अब इसमें एक इथाइल को आप एंडिंग YL को रिप्लेस कर देंगे ऑक्सी से, तो क्या बन जाएगा, इथऑक्सी, और सेकंड क्या लिख देंगे आप, इथाइल को, उसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला कौन सा अल्केन होता है, ईथेन, तो क्या बन जाएगा नाम इसका, इथऑक्सी ईथेन। अब थर्ड एग्जांपल में देखें आप, एक मिथाइल है दूसरा प्रोपाइल है, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। अब रूल क्या है कि जो स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप होगा उसको आप रिप्लेस करेंगे ऑक्सी से, और बड़े वाले अल्काइल ग्रुप को नंबर ऑफ कार्बन की बुनियाद पर किस में कन्वर्ट कर देंगे, अल्केन में। तो छोटा ग्रुप इसमें कौन सा है, मिथाइल, और बड़ा ग्रुप कौन सा है, प्रोपाइल। तो अब मिथाइल का एंडिंग YL रिप्लेस किया जाएगा ऑक्सी से, तो क्या बन जाएगा, मिथऑक्सी, और जो प्रोपाइल है इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की बुनियाद पर इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, 3 कार्बन वाला कौन सा अल्केन, प्रोपेन, तो क्या बन जाएगा, मिथऑक्सी प्रोपेन। तो इसी तरह बच्चे हम इसको मुख्तलिफ एग्जाम्पल इसकी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें रूल्स का पता हो IUPAC नेम का। ईथर को कोई डिफिकल्टी नहीं इसमें IUPAC नेम देने में, बस आपने देखना है कि स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप कौन सा है और लार्जेस्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट का एंडिंग आप ऑक्सी से रिप्लेस कर देंगे, और लार्जेस्ट अल्काइल ग्रुप को आप उसमें नंबर ऑफ कार्बन की बुनियाद पर उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला अल्केन ईथेन, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के रेफरेंस से वो प्रोपेन बन जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर को प्रिपेयर करना। ईथर को प्रिपेयर करने के बेटे 2 मेथड हैं आपके सिलेबस में, एक है विल्सन सिंथेसिस और दूसरा है जब आप अल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ। बेटे पहले हम क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर जो है जिसमें डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं ईथर लिंकेज फंक्शनल ग्रुप के साथ, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो वो विल्सन सिंथेसिस से की जाएगी। कि पहले आप अल्कोहल का किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम के साथ, ठीक है बेटे। अब 2 मॉलिक्यूल आप अल्कोहल के ले लेते हैं और 2 ही किसके, सोडियम के। तो सोडियम जो है वो इधर से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ H2,
तो क्या बन जाता है सोडियम अल्कोक्साइड आयन। सोडियम अल्कोक्साइड आयन का फिर रिएक्शन करवाया जाता है अल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या बन जाता है ईथर, और साथ हमारे पास बन जाता है सॉल्ट। बेटे अगर इधर हम ये आपको बताना चाहें कि इसका हमने रिएक्शन सोडियम के साथ ही पहले क्यों करवाया है, मेरे बेटे आपने याद रखना है अल्कोहल भी न्यूक्लियोफाइल है और सोडियम अल्कोक्साइड आयन या सिंपल अल्कोक्साइड आयन भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। बेटे जब न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज में होता है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज की। अब अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीक है। लेकिन अल्कोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा। तो हम अल्कोहल को पहले किस में कन्वर्ट करते हैं बेटे, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल में, फिर इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या बन जाता है ईथर। ठीक है, अब जब सोडियम का रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन उधर से इलेक्ट्रॉन पिक करेगा, तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, तो सोडियम अल्कोक्साइड आयन बनेगा। सोडियम अल्कोक्साइड में जो अल्कोक्साइड आयन है ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। जब इसका हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और अल्काइल हैलाइड में अल्काइल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अल्काइल हैलाइड में अल्काइल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। और बी आर जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, लीविंग ग्रुप है। ये आप चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो जब ऑक्सीजन नेगेटिव इस अल्काइल पार्शियल पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो साथ ही लीविंग ग्रुप जो है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर रिलीज हो जाएगा बी आर नेगेटिव फॉर्म में। बेटे इधर से सोडियम बी आर नेगेटिव आयन से मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बना देगा और साथ क्या बन जाएगा, ईथर। अच्छा, अब सेकंड मेथड है अल्काइल हैलाइड का, अगर हमने रिएक्शन करवाना है सिल्वर ऑक्साइड के साथ तब भी जो है वो ईथर प्रीपेयर हो जाएगा। लेकिन इससे कौन सा ईथर प्रीपेयर करते हैं हम, सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर ऐसे ईथर जिसमें अल्काइल ग्रुप जो है वो सेम होते हैं, अल्काइल ग्रुप की वैल्यू क्या होगी, सेम। अल्काइल हैलाइड का जब हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर प्लस सिल्वर हैलाइड। अब ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, ये इसमें अल्काइल हैलाइड की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर ऑक्साइड की क्या हो गई है बेटे, रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस का फिनोमेना, रिडॉक्स रिएक्शन है ये। ठीक है, तो इस तरह ईथर जो है वो प्रीपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर जो है वो वोलाटाइल लिक्विड है, तेरान पजीर है, उड़ने वाला कंपाउंड है। तो ये क्यों वोलाटाइल है मेरे बेटे, इसकी वजह ये है बेटे कि ईथर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखी जाए तो वो वीक वांडरवाल फोर्सेस है। वो वीक वांडरवाल फोर्सेस होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं सरफेस से। ठीक है, तो ये उड़ जाता है। ठीक है, वोलाटाइल है। हाईली इनफ्लेमेबल यानी कि इसको आग पकड़ लेती है। इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो वो लो है। बॉइलिंग पॉइंट साइड टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। कैसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। तो क्यों लो बॉइलिंग पॉइंट है इसका, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के दरमियान वीक वांडरवाल फोर्सेस या वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, उस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी चेक की जाए वाटर के अंदर तो ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है। ठीक है, वाटर में क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल है। उसकी वजह यह है बेटे कि इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर जो है ना पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर की पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ, तो उस वजह से ये स्लाइटली सॉल्युबल हो जाता है वाटर के समय। ठीक है, लेकिन अगर इसके देखा जाए ईथर को, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर है, तो ये दूसरे नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी फ्रीली सॉल्युबल हो जाता है अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी। ये इधर गलती से हाइड्रोजन बॉन्ड लिख दिया गया है वाटर के साथ जो है, लेकिन ये वाटर के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इधर
अब अगर इसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखा जाए ईथर के मॉलिक्यूल के दरमियान, तो इसमें कोई पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है। अगर ईथर में देखा जाए, ईथर का फार्मूला R बॉन्ड O बॉन्ड R, इसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन इसके पास कोई पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं। तो ईथर के मॉलिक्यूल के दरमियान वांडरवाल फोर्सेस तो हो सकती है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। सिर्फ ये वाटर के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा और उसी की वजह से वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होगा। इसके बाद है बेटे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। ईथर बेटे जो है वो केमिकली इनर्ट कंपाउंड है, यानी कि ये ना तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं, ना ये मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्शन शो करते हैं, ना ये अल्कलीज और एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू लीवर्स कंसेप्ट ये ईथर कौन सी क्लास है, ये ईथर कौन से कंपाउंड है, शो नेचर रखते हैं बेसिक नेचर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी भी दूसरी स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है। तो अकॉर्डिंग लीवर्स कंसेप्ट ये कौन सी स्पीशीज बन सकती है, बेस। ठीक है, तो ये ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, ना मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसके पास कोई इसके पास जो है ना वो हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। और ना ये प्रोटॉन डोनेट करता है जिसकी वजह से ये अल्कलीज के साथ रिएक्शन कर सके, क्योंकि एसिड अल्कलीज किस तरह रिएक्ट करती हैं, अल्कलीज डोनेट करती हैं हाइड्रोक्साइड आयन, तो एसिड से क्या आना चाहिए, H पॉजिटिव आयन, तो इसके पास तो कोई H पॉजिटिव नहीं, तो ये किस तरह फिर जो है ना वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। जब ये प्रोटॉन ही नहीं डोनेट करेगा तो फिर अल्कलीज के साथ भी रिएक्शन नहीं शो करेगा। और दूसरा, ना ये H2SO4 ना नाइट्रिक एसिड इनके साथ भी रिएक्शन नहीं देता। अलबत्ता ये 2 कंपाउंड के साथ रिएक्शन शो करता है, जिस तरह हाइड्रोजन आयोडाइड और दूसरा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर हम इसका रिएक्शन देखें हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो बेटे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है और अल्काइल हैलाइड बना देता है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन एक्सेस हो तो फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ हमें अल्काइल हैलाइड ही मिलता है। अब इस रिएक्शन को हम समझते हैं कि ईथर, जिस तरह मैंने एग्जांपल लिया डाइमिथाइल ईथर की, जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब ये प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आयोडीन जो है, जी बेटे, तो ये देखें इसमें जब डाइमिथाइल ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और आयोडीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये किस वजह से है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ईथर अकॉर्डिंग टू लीवर्स कंसेप्ट इसमें ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगी प्रोटॉन को। जैसे ही ये हाइड्रोजन को लोन पेयर डोनेट करेगी तो ये आयोडीन एज ए लिविंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेकर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड आयन। अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी है बेटे, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्या करना चाहेगी, उसको अपनी तरफ क्या कर लेगी, विदड्रा। तो कार्बन का ऑक्सीजन के जो ऊपर बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक, तो फौरन आयोडाइड नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा ये मिथाइल पर अटैक कर देगा। इसको कहेंगे SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफाइल बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि इसमें सिंगल स्टेप में ही जो है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और सिंगल स्टेप में ही बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल आयोडाइड। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो इसमें जो लिविंग ग्रुप है वो हमारा कौन सा है, मिथाइल अल्कोहल, और
जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, मिथाइल आयोडाइड। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफाइल बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड हुआ है इधर, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हुई है। फौरन जिस तरह आयोडीन ने मिथाइल के साथ बॉन्ड बनाया, फौरन उसी वक्त ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड ब्रेक कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन एक्सेस है, तो ये जो मिथाइल अल्कोहल बना है इसमें ऑक्सीजन दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड में पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर क्या करेगी, अटैक करेगी। तो आयोडीन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड आयन। तो इसके बाद क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रह सकता, स्टेबल नहीं होता। तो ये क्या करेगी, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगी, ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये विदड्रॉ कर लेगी। जिस वक्त ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, फौरन उसी वक्त आयोडाइड आयन मिथाइल के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना देगा, दोबारा मिथाइल आयोडाइड और साथ वाटर बन जाएगा। और ये भी रिएक्शन क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि जिस वक्त न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है उसी वक्त लीविंग ग्रुप क्या हो गया है, लीव हो गया है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो साइमल्टेनियसली हुई इस स्टेप में भी। तो ये भी रिएक्शन क्या कहलाता है, SN2 रिएक्शन कहलाएगा। तो एंड प्रोडक्ट जो होगा, जब हम अल्कोहल का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये मिथाइल आयोडाइड और साथ वाटर बनेगा। और इसमें मैकेनिज्म कौन सा प्रोसीड होगा, SN2 मैकेनिज्म। इसी तरह जब बच्चे हम ईथर का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, अल्काइल हैलाइड और फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ईथर की क्या हो जाती है बेटे, रिडक्शन हो जाती है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन, और ईथर की क्या हो जाती है, रिडक्शन। रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब ये देखें, जैसे ही आपने ईथर का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया तो ईथर में जो ऑक्सीजन है उसका लॉस हुआ, अल्काइल हैलाइड बना, तो ये क्या है, रिडक्शन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जब रिएक्शन होता है ईथर के साथ तो इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, प्रोडक्ट फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनता है, तो इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शंस। जी बच्चे, इसी तरह हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो वाइंड अप हुआ। इसके बाद हम एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।